बिहार की चुनावी लड़ाई में अब बारी सीट शेयरिंग की है। दोनों गठबंधन कमर कस चुके हैं। हालांकि एनडीए में मांझी ने सीटों की जो डिमांड की है वो सिरदर्दी बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन में तो सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए यहां मुश्किल ज्यादा नजर आती है। दूसरी तरफ बिहार चुनाव से जुड़ा हर समीकरण साधने के लिए बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए की अहम बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टियों की मीटिंग के बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। इसमें सरकार की घेराबंदी का प्लान तैयार किया गया। आज जानने की कोशिश करेंगे कि बैठकों और मुलाकातों के सिलसिले के बाद कौन सा गठबंधन एकजुट नजर आएगा और क्या बिहार चुनाव से पहले कोई नया समीकरण बनता है। तो इस पर भी आज हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है खास रिपोर्ट। ये बिहार का चुनावी रण है। लड़ाई आसान कतई नहीं होने वाली। एक और महागठबंधन खेमा है जो सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब संजो रहा है, लेकिन सामने खड़े हैं एनडीए के सूरमा जो 20 साल से बिहार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ एक, सत्ता पर काबिज बने रहना। इन दोनों के अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी बिहार के इस चुनावी दंगल में इम्पैक्ट छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर खेमा ये जानता है कि इस बार लड़ाई आसान नहीं है, तभी तो चुनावी दंगल में एक से बढ़कर एक दाम देखने को मिल रहे हैं। पहले राहुल गांधी के साथ मिलकर तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा निकालते दिखे और फिर तेजस्वी यादव अकेले निकल पड़े बिहार अधिकार यात्रा पर। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक बिहार दौरा भी ये बता रहा है कि एनडीए इस बार की चुनावी लड़ाई को हल्के में नहीं ले रहा है। चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश के बीच बिहार की जनता से लेकर सियासी पार्टियों को चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सियासी शतरंज की बिसात पर मोहरे सजाने के लिए मंथन भी किया जा रहा है। साथ ही सीट शेयरिंग में ज्यादा हिस्सेदारी के लिए अपनों को भी ताकत दिखाई जा रही है। इन सब के बीच पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी ने खास बैठक बुलाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक को बुलाने का लक्ष्य सिर्फ एक ही था। लक्ष्य ये कि कैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हर समीकरण को साधा जाए और कैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीते। साथ ही साथ इस मीटिंग में सरकार की घेराबंदी का पूरा प्लान भी कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। बिहार में न जाने कितने पेपर लीक हुए, घोटाले हुए और पेपर लीक होने के बाद जिन नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था, वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। मतलब निर्मम तरीके से पुलिस और प्रशासन ने लोगों को खदेड़ा है, नौजवानों को, हजारों लाखों लोगों को। उनके अरमानों पर पानी फेरिएगा, कई लोग उसमें ओवरेज हो जाएंगे। तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और दुर्भाग्यवश आज भी जो भाजपा या एनडीए के नेता हैं, सिर्फ सत्ता के लालच में नाना प्रकार के आप आश्वासन दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार, अखबार, झंडा, बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं। धरातल पर ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई है, वो तो भला हो विपक्ष का और कांग्रेस राहुल गांधी जी का, जो 3 काले कानून लाकर किसान की कमर तोड़ने का जो इन्होंने मन बना लिया था बीजेपी एनडीए ने, उसको हम रोक पाए। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि बिहार में इस बार बीजेपी के अंत की शुरुआत होने वाली है।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को इतिहास याद दिलाते हुए सवाल पूछ रही है कि आखिर अचानक कांग्रेस पार्टी को बिहार में इतनी दिलचस्पी क्यों है। मेरे मन में पहला सवाल ये आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है, तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। एक और बीजेपी समेत पूरा एनडीए खेमा विरोधियों के हर वार पर पलटवार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कोशिश यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो समीकरण बने उससे गठबंधन के समीकरण ना बिगड़े और एक बार सीटें फाइनल हो जाएं तो फिर उन सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों पर दांव खेला जाए जो उस सीट पर जीत के लिए जरूरी हर समीकरण को अपने पाले में करने का मादा रखता हो। सीमांचल में पिछली बार आरजेडी का खेल बिगाड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। अख्तरुल ईमान की महागठबंधन को लिखी चिट्ठी की याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि वे महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। साथ ही उनकी कोशिश बिहार में उनकी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम बनकर काम करने का टैग हटाने की भी है। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। अब ओवैसी की महागठबंधन में शामिल होने की डिमांड पर क्या राहुल तेजस्वी सुनेंगे? आसार इसके कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ओवैसी के अलग चुनाव लड़ने से होने वाले नुकसान का आकलन जरूर किया जा रहा होगा। साथ ही सवाल ये भी रहेगा कि क्या ओवैसी पिछले बार की तरह इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे या फिर नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का बिहार चुनाव पिछली बार के चुनावों से अलग नजर आ रहा है। मुकाबला कांटे का है और हर समीकरण पर पार्टियों की नजर है। बाजी कौन मारेगा, इस सवाल का जवाब वक्त के गर्भ में छिपा है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।